ओके जी, तो चलते हैं लेक्चर नंबर 22 पे। और लेक्चर नंबर 22 आपका जो है वो सारा जो आपने 1 से लेकर 21 तक लेक्चर पढ़ा है उसी को यहाँ पे रिव्यू किया जा रहा है। और आप याद रखिएगा आपका जो तकरीबन आप कह सकते हैं कि जो आपका 21 और 22 लेक्चर है आपका 40 to 50% जो पेपर है यहाँ से रिपीट हो सकता है। इसके अंदर आप क्या क्या पढ़ेंगे, आप तमाम तर वो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। समरी सारी वही है जो मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन कर दूंगा। आप तमाम तर वो चीज़ें पढ़ेंगे जो आप पीछे पढ़ के आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट लेक्चर है, याद रखिएगा। यहाँ से आपके एमसीक्यूज भी ज़्यादा आते हैं और यहाँ से आपके शॉर्ट लॉन्ग भी आ सकते हैं और आते भी हैं। तो देखें जी, बिट वाइज मैनिपुलेशन और असाइनमेंट ऑपरेटर। तो सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। कंप्यूटर के अंदर हम असाइनमेंट ऑपरेटर को कहते हैं ए इक्वल्स टू 1। मैथमेटिक्स के अंदर हम इसको कहते हैं कि ए जो ए है वो 1 के बराबर है। चलिए यहाँ पे जो है वो 7 कर लें। जो ए है वो 7 के बराबर है, 7 के बराबर है। लेकिन कंप्यूटर साइंस के अंदर डेव सी प्लस प्लस के अंदर इसका मतलब ये होता है कि ए की वैल्यू 7 है, यानी ए जो है वो असाइन कर दिया गया है 7 को। और अब हमने अगर लिखना ना कि ए 7 के बराबर है डेव सी प्लस प्लस में, तो हम ए इक्वल्स और इक्वल यानी डबल इक्वल का साइन डालते हैं 1। ये आपका एक बेसिक एमसीक्यूज है, बहुत दफ़ा आपके पेपर में पूछा जाता है। होपफुली ये आप याद रखेंगे, ये अपने माइंड में रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड द असाइनमेंट ऑपरेटर। ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स दी हुई है इसने आपको, ये देखें ए इक्वल टू ए प्लस 1, ए प्लस माइनस इक्वल टू 1। अब ये आपके पास क्या चीज़ है, ये आपके पास जो है वो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट, वो वाला कॉन्सेप्ट है जो हमने कॉम्बिनेशन ऑपरेटर पढ़ा था। इसका मतलब यही होता है कि जो आपका ए है वो किसके बराबर है, इक्वल टू प्लस 1। ठीक है, आप इसको इस तरह, या सॉरी आप इसे भी कह सकते हैं ए इक्वल्स टू ए प्लस 1। ये आपको ना कंबाइन करके लिखा गया, ये रॉन्ग है, मैं इसको मिटा देता हूँ। तो ये देखें ज़रा, ये चेक करें। ये आपने याद रखना है कि ये आपके पास कम्बिनेशन ऑपरेटर होता है जिससे हम कंबाइन ऑपरेटर का नाम भी देते हैं। तो इसका मतलब होगा ए इक्वल टू ए प्लस 1। ठीक है, ए जो है वो ए प्लस 1 के बराबर है। ये आपका एमसीक्यूज आता होता है आपके मिड टर्म के अंदर, बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। उसके आगे इसी तरह इसने आपको कुछ एग्जांपल दी हुई है जी, एंड ऑपरेटर की, एंड इक्वल टू बी की, और एक्सक्लूसिव और की। तो ये वो जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बातें बताई हैं वही आपको यहाँ पे बता रहा है। कुछ आपको डिज़ाइन रेसिपी के बारे में बताया गया, और ये अपने माइंड में रखिएगा। डिज़ाइन रेसिपी का मतलब होता है अलॉग्रिथम। तो अलॉग्रिथम से मुराद ये होती है कि आपका सेट ऑफ स्टेप्स, यानी कि आप कुछ ऐसे काम को परफॉर्म कर रहे हैं जिसका मतलब ये है कि टू डू सम सेट ऑफ स्टेप्स। जिस तरह से अगर आपने एक चाय बनानी है तो आप सबसे पहले अपने फ्लेम को, चूल्हे को ऑन करेंगे, उसके अंदर जो आपने जो बर्तन है जिसमें चाय बनानी है उसको रखेंगे। इसके अलावा आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपका जो आपने जो चाय है ना वो आप सबसे पहले अपने सॉस पैन को अपने फ्लेम पे रखें। अभी आपका फ्लेम ऑन नहीं किया आपने दूध डाला, आपने पत्ती डाली, आपने जो है वो नमक वगैरह जो भी आप डालना चाहते हैं उसके अंदर डाला आपने। उसके बाद आप एक इस तरह चाय बना के देखें, एक दूसरा जो है एक स्टेप वाइज चाय बना के देखेंगे तो आपको वाजिया उसके फ्लेवर में फ़र्क नज़र आएगा। तो यही काम आपने कंप्यूटर साइंस में करना होता है। कंप्यूटर साइंस में आपको प्रॉपर्ली सेट ऑफ स्टेप से चलना पड़ता है कि हर काम उसके वक्त पे किया जाता है, स्पेशली प्रोग्रामिंग के अंदर। फिर वेरिएबल्स क्या होते हैं जी, वेरिएबल का मतलब कोई भी नाम आप जो सजेस्ट करते हैं उसकी डेटा टाइप के साथ। डेटा टाइप क्या होती है, डेटा टाइप 3 तरह की हमने अभी तक पढ़ी है अपने लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 22 तक, जिसके अंदर आपने इंट पढ़ा है। इंट का मतलब ये होता है कि आपकी जो टाइप डेटा है वो आपका इंटीजर टाइप का है। इंटीजर टाइप से मुराद यहाँ पर ये होती है कि आपने जो वैल्यू एंटर की है ना वो पॉइंट के अंदर नहीं है, लाइक 20 हो गया, 40 हो गया, 60 हो गया, इस तरह आपकी वैल्यू है। इसके अलावा आपकी डबल होती है। डबल का मतलब भी यही होता है कि आपकी वैल्यू जो है वो इंटीजर टाइप की है लेकिन बहुत लंबी है। जिस तरह 2 लाख समथिंग हो गया, 3 लाख समथिंग हो गया, 1 लाख समथिंग हो गया। तो ये आपकी डबल डेटा टाइप जो है वो लंबे इंटीजर के लिए इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट आपके पास आती है जी फ्लोट। तो फ्लोट आपके पास वो डेटा टाइप होती है जिसके अंदर आपका साइन जो है वो इस्तेमाल हो रहा होता है, लाइक 3.0, 5.0। आपने अगर कोई यूनिवर्सिटी का किसी स्टूडेंट का कैलकुलेट करना है CGPA तो आप वहाँ पे फ्लोट डेटा टाइप को यूटिलाइज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है करेक्टर, CHAR। ये हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं 4। इसके अंदर आप ABC की फॉर्म में अपना डेटा जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब आपकी मर्जी, आप कैपिटल लिख लें, आप स्मॉल लिख लें, ये आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। ये आपके पास होती हैं डेटा टाइप्स। अब इन डेटा टाइप्स के साथ आप कोई ना कोई वेरिएबल को जो है वो इस्तेमाल करते हैं, वेरिएबल को जो है वो डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेरेशन से या इनिशियलाइजेशन से मुराद है कि आप उसके साथ लिखते हैं। जिस तरह यहाँ पे देखें इसने लिखा हुआ है इंट आई। अब ये जो आई आपको नजर आ रहा है ये बेसिकली वेरिएबल है। अब आप आई की जगह अपना नाम रख सकते थे, जिस तरह मेरा नाम साकिब है तो मैं यहाँ पर इंट साकिब रख सकता था, इंट तलहा रख सकते थे, आप इंट वकास रख सकते थे। वट एवर यू वॉन्ट टू सजेस्ट योर नेम यू कैन
राइट एनीथिंग इन इट, आप कुछ भी लिखना चाहते हैं आप यहाँ पर लिख सकते हैं। डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया। 3 तरह के डेटा टाइप्स हमने पढ़ी हैं, ये आपने याद रखनी है। फिर ऑपरेटर्स आपने पढ़े हैं जिसके अंदर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आता है, लॉजिकल ऑपरेटर और बिट वाइज ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं जी? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर आपके पास कुछ प्लस माइनस आ जाता है, और ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है कि ये वाला जो परसेंट का साइन है ना, ये किसको शो करता है? तो ये आपके पास शो करता है जी मॉडुलस ऑपरेटर को। मॉडुलस ऑपरेटर क्या होता है? आपने जिस तरह एग्जांपल दी हुई 7 mod 2, ये आपके पास 7 अंदर होगा 2 बाहर होगा, तो 2 3s are 6। अब हम इसका आंसर लिखेंगे 1, क्योंकि हमने इसको माइनस किया तो 1 आ गया ना। अब ये जो आपको नजर आ रहा है ना 7 mod 2, इसका क्या जवाब है? तो इसका जवाब होगा 1। ठीक है, अब ये आपसे पूछा जा सकता है कि 1 कैसे आया। अब आप इस कैटेगरी को या इस टेक्निक को इस्तेमाल करके आप बता सकते हैं कि इस तरह जो है वो 1 आ गया। उसके आगे देखें तो आपको बताएगा जी नेक्स्ट ऑपरेटर जो हमने पढ़ा है, डेट इज द लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर बेसिकली हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं, जिसके अंदर एंड आता है, नॉट आता है और आ जाता है। तो इनके साइंस आप याद रखिएगा, ये साइन आपसे पूछे जा सकते हैं। इक्वल आता है, इसके अलावा समथिंग इफ एल्स आपको बता रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपने प्रीवियसली लेक्चर्स में पढ़ी हुई हैं, तो यहाँ से आपको सिर्फ साइन आ सकते हैं, आपका जो डेटा है वो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें वो बात लिखी हुई है जो मैंने आपको बताई थी कि अगर आपने इक्वल लिखना ना, कि अगर ए बी के बराबर है तो आप डबल इक्वल का साइन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। फिर कुछ ग्रेटर देन, लेस देन और ग्रेटर देन और लेस देन, इक्वल टू का साइन आपको यहाँ पे बता रहा है, इसको बस आपने एक दफा देखना है। बिट वाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं? इसके अंदर आप ना एंड ऑपरेटर की बात करते हैं, नॉट ऑपरेटर की बात करते हैं, और उसके अलावा एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर की बात करते हैं। इनके साइन मैंने आपको लेक्चर नंबर अभी 21 के अंदर हमने देखे हैं, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका पेपर जो है तकरीबन 40 to 50% आप कह सकते हैं कि 21 22 से रिपीट होता है पेपर, आपका यहीं से बनता है। प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्टर्स देखिए जी, कंस्ट्रक्टर्स और डिस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप फाइनल में जाके पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया गया कि आपके पास जो सिक्वेंशनल एग्जीक्यूशन होती है आपकी स्टेटमेंट्स की, प्रोग्राम की, वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। कैसे फास्ट होती है वो आप आगे जाके आप वो पढ़ेंगे। सिर्फ आपने इसको एज अ थ्योरी कॉन्सेप्ट पढ़ लेना है। आप डिसीजन ले सकते हैं प्रोग्रामिंग में, कैसे आप डिसीजन लेते हैं, कैसे आप डिसाइड करते हैं इफ़ एल्स से। यानी मैं कहता हूँ ना, इफ़ यू आर अ बॉय, अगर तुम एक लड़के, और मुझे नहीं पता कि जो 20 किलो का वेट उठा रहा है वो कौन उठा रहा है, मिसाल के तौर पे, तो मैं कंडीशन लगा दूँ कि अगर तो लड़का होगा तो उसे कहना कि 20 किलो का वेट उठा ले, और अगर लड़की होगी तो उसे कहना 20 किलो का वेट उठाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लड़की इतना वेट नहीं उठा सकती है। तो मैं यहाँ पे डिसीजन करवा रहा हूँ, किससे डिसीजन करवा रहा हूँ? इफ़ एल्स की मदद से। तो ये जो आपके इफ़ एल्स होते हैं, इफ़ एल्स बेसिकली आपके पास जो है ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं, या कंडीशनल आपके पास जो है वो स्टेटमेंट कहलाती है, जिसकी वजह से आप अपनी प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं, आप डिसीजंस लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास कुछ लूप्स हैं। लूप्स का काम ये होता है कि आपके पास जो नंबर्स हैं उसको रिपीट करवाना। जिस तरह मिसाल के तौर पे मैंने एक वर्ड लिखना है, मैंने एक वर्ड लिखना है जी, WOR, वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, अब आपके EDUCATION, अब देखिए मैंने वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन को लिखना है। अब जाहिर सी बात है मैंने इसको 1000 दफ़ा प्रिंट करवाना है, तो मैं क्या 1000 दफ़ा जो प्रिंट है वो मैं खुद करूँगा, तो मुझे इतना टाइम लग जाएगा, मैं लिख लिख के थक जाऊँगा, मेरे हाथ थक जाएंगे। तो अब हम यहाँ पर लूप्स को इस्तेमाल करेंगे, जो इस 1000 दफ़ा वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन को, किसी भी नंबर को जो है वो बहुत जल्दी विद इन नैनो सेकंड, 1 सेकंड के अंदर इसको प्रिंट करवा देगी। लूप्स के अंदर आपके पास फॉर लूप आता है, वाइल लूप आता है और डू वाइल लूप आता है। उसके आगे कुछ डिसीजन आपको बता रहा है कि आप डिसीजन कैसे लेते हैं। वही बात जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, इफ़ एल से आप जो है वो डिसीजन ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ कंडीशंस आपको बता रहा है कि आप 2 तरह की मुख्तलिफ जो कंडीशंस हैं उनको यहाँ पर अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है जी नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप क्या होता है? नेस्टेड लूप का मतलब ये होता है कि अगर आपकी लूप के अंदर लूप है, जिस तरह अमूमन आपने असाइनमेंट्स देखी होंगी अपनी अभी तक जो आपने बनाई हैं, कि आप देखते हैं, जिस तरह मैं आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल दिखा दूं, तो आपके पास असाइनमेंट है जी, आप लगाते हैं इफ़ आप यहाँ पर कंडीशन लगाते हैं, कोई भी कंडीशन आपके सामने हो सकती है, मैं सिर्फ डॉट डॉट लगा रहा हूँ, आपने प्रॉपर्ली इसको देखना है। सॉरी ये डॉट नहीं है, ओके। इफ़ आप लगा सकते हैं जी डॉट डॉट, ये आपकी कंडीशन है, और आप जो है वो एल्स वाले पार्ट में चले जाते हैं, एल्स, और आपकी यहाँ पे जो है वो कंडीशन आ जाती है। ओके, अब ये देखें इफ़ एल्स, अब उसके आगे आप यहाँ पर जो है दोबारा इफ़ लगा सकते हैं, इफ़ एल्स इफ़, कि अगर यहाँ पर आपने एक दफ़ा मजीद इफ़ लगा दिया कि अगर जो इसके बराबर है तो ठीक है, अगर दूसरी बराबर, जिस तरह से मैं आपको कहता हूँ कि आपने किसी ने मेरे पास एक टीचिंग के लिए आना है,
एज अ इंटरव्यूअर मैं आपसे कहता हूँ कि आपकी तालीम कितनी है, तो मैं कहता हूँ अगर आप मैट्रिक पास हैं, अगर आप जो है वो इंटर पास हैं, या अगर आप जो है वो बैचलर पास है। मैंने 3 दफ़ा आपको कंडीशंस बोली हैं, तो इफ़ के अंदर इफ़ आ गया, इफ़ के अंदर यानी अगर के अंदर अगर आ गया, तो ये आपकी नेस्टेड लूप है। इसकी डेफिनेशन आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछी जाती है। जिस तरह यहाँ पे इसने देखिए बताया हुआ है, इफ़ फिर दोबारा इफ़ आ गया, फिर एल्स, फिर दोबारा एल्स आ गया। इसका मतलब ये होगा कि अगर एक अमूमन जो डेफिनेशन शॉर्ट वर्ड्स में हो सकती है, द लूप विद इन द लूप, कि लूप के अंदर अगर लूप आ जाती है तो वो आपके लिए जो है वो इफ़ कंडीशन या नेस्टेड कंडीशन जो है वो बन जाती है, नेस्टेड जो स्टेटमेंट है वो बन जाती है। उसके आगे आप कुछ स्ट्रक्चर फ्लो चार्ट के बारे में पढ़ेंगे, और फ्लो चार्ट आपके वहाँ पर काम आते हैं जहाँ पर आपके पास डेटा जो होता है या जो आपके पास प्रोग्राम होता है बहुत ज़्यादा लंबा होता है। आप वहाँ पे इतनी लंबे प्रोग्राम को लिखने के बजाय जो अपना फ्लो चार्ट जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। अब हम लूप्स की बात करेंगे, जिसके अंदर वाइल लूप आ जाता है। वाइल लूप के अंदर आपने याद रखना है कि अगर आपने कंडीशन एक दफ़ा भी फॉल्स दे दी है ना, तो आपकी उस फॉल्स कंडीशन की वजह से आपकी लूप नहीं चलेगी। मिसाल के तौर पर जिस तरह से मैं आपसे कहता हूँ कि आए नहीं चलें इसको छोड़े, मैं आपको मज़ीद इजी एग्जांपल देता हूँ कि जो 2 है वो बड़ा है 6 से, तो क्या ये बात ट्रू है? अब ये इसको कंपाइलर चेक करेगा, नहीं जी ये बात ट्रू नहीं है। तो वाइल स्टेटमेंट अगर वहाँ लगी होगी तो वो आपको कोई भी आउटपुट नहीं देगा, वो आपकी कंडीशन को फॉल्स कर देगा। और अगर वहाँ पे डू वाइल लगी होगी तो आपको एक दफ़ा लाजमी आपका आउटपुट मिलता है, एक दफ़ा वो लाजमी चलाएगा। ये दोनों के अंदर बेसिक फ़र्क है वाइल और डू वाइल के अंदर। होपफुली ये आपने लेक्चर में पीछे क्लियर जो है वो किया होगा कि दोनों का जो मेजर डिफरेंस है वो आपने याद रखना है, ये आपसे पेपर में पूछा जाता है। जी तो स्टूडेंट्स आपने इसको एक दफ़ा खुद से रीड आउट कर लेना है, इसका बेसिक डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है। ये फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट अमूमन आपके पेपर में बनाने के लिए नहीं आते हैं, इसको बस आप स्किप भी कर सकते हैं। ये वो डू वाइल है जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले इसका बेसिक डिफरेंस बता दिया कि डू वाइल जो है ये एक दफ़ा लाजमी एग्जीक्यूट होती है, जबकि वाइल स्टेटमेंट जो है ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जीक्यूशन एट लीस्ट वंस, कि एक दफ़ा लाजमी एग्जीक्यूट होगी, जबकि वाइल लूप एक दफ़ा भी एग्जीक्यूट नहीं होती, यानी 0 टाइम जो है वो एग्जीक्यूट होती है। फॉर लूप आ गई। फॉर लूप का बेसिक सिंटैक्स याद रखिएगा, ये आपसे पेपर में पूछा जाता है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन कि राइट द सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप। इसके अंदर आप क्या करते हैं, इसके अंदर आप जो है इसको इनिशियलाइज करते हैं। ये आपका पार्ट इनिशियलाइजेशन का है, ये आपका पार्ट है जी कंडीशन का, कि आपने कहाँ तक चलाना है, और इसको हम इंक्रीमेंट कहते हैं। अगर ये प्लस प्लस होगा तो इंक्रीमेंट, और अगर ये माइनस माइनस होगा तो ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। इंक्रीमेंट का मतलब ये होता है कि आपने जो फाइंड किया ना, यानी कि आप 1 प्लस करते हैं, 1 में एक जमा करते हैं, इंक्रीज करते हैं, जबकि डिक्रीमेंट का मतलब होगा कि आप 1 को माइनस करते चले जाएं, क्योंकि अब आपको यहाँ पर माइनस की ज़रूरत जो है वो पड़ती है। इसके फ्लो चार्ट देख लीजिएगा, ये आपसे पेपर में आ सकते हैं। वैसे पेपर में अमूमन आते नहीं है, लेकिन ये आपको एज अ MCQs पॉइंट ऑफ व्यू बना के दे सकता है। वो कह सकता है किसका फ्लो चार्ट है, ये फॉर लूप का, वाइल का, या डू वाइल का। उसके आगे हम स्विच स्टेटमेंट पढ़ेंगे। स्विच स्टेटमेंट भी आपकी इफ एल्स की तरह ही होती है, लेकिन इसके अंदर ब्रेक का वर्ड इस्तेमाल होता है। इंपॉर्टेंट MCQs आपका ये होता है कि ब्रेक का वर्ड जो है वो कहाँ पर इस्तेमाल होता है, इफ एल्स में, या आपके पास फॉर लूप में, या वाइल में, या आपके पास स्विच स्टेटमेंट में। तो स्विच स्टेटमेंट में आपने याद रखना है कि कंटिन्यू का वर्ड भी इस्तेमाल होता है, और आपके पास जो है वो ब्रेक का वर्ड भी इस्तेमाल होता है। उसके आगे हम फंक्शंस को देखते हैं। फंक्शन आप खुद से भी बना सकते हैं, और कुछ जो है वो प्री डेवलप फंक्शन भी आपके पास होते हैं। जिस तरह से वॉइड मेन आपके पास एक ऐसा फंक्शन होता है जिसको आप C++ के अंदर जो है वो इस्तेमाल करते हैं, जबकि आपके पास ऐसे भी फंक्शन है जो कि आप खुद से बनाते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। तो आपने इतनी सी चीज़ को माइंड में रखना है कि हम खुद से भी फंक्शन बना सकते हैं, और हमारे पास प्री डेवलप फंक्शन भी होते हैं। फिर आप फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं? फंक्शन को कॉल करने के लिए मुख्तलिफ आपके पास जो है वो कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, मुख्तलिफ आपके पास जो है वो पॉइंटर्स होते हैं, जिस तरह यहाँ पे इसने बताया हुआ है। और पॉइंटर याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। पॉइंटर एक ऐसी डेफिनेशन होती है, या पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसके अंदर आप क्या स्टोर करते हैं, आप मेमोरी का एड्रेस स्टोर करते हैं। आई रिपीट इट अगेन, पॉइंटर के अंदर आप जो है मेमोरी का एड्रेस स्टोर कर रहे होते हैं। टॉप डाउन मेथडोलॉजी है, जिसके अंदर आप अरेज का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। जी अरे क्या होती है? अरे का काम इतना सा होता है कि ये आपकी एक मेमोरी है, और इस मेमोरी में से आपने इतने से ब्लॉक आपको चाहिए। मिसाल के तौर पे ये ब्लॉक आपकी हाफ मेमोरी आपको चाहिए, तो ये जो आपको हाफ मेमोरी लेकर देगा ना यहाँ तक, ये आपका अरे है। आपको अरे हाफ मेमोरी लेकर देगा, जिसके अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी हाफ आप ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है वो दे देते हैं। तो ये आपकी अरे का कॉन्सेप्ट होता है, या ये आपकी अरे का काम करने का तरीक़ेकार होता है, जो कि आपको मेमोरी लेकर देता है। पॉइंटर मैंने आपको दोबारा डिक्लेयर कर दिया। पॉइंटर आपके पास एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसके अंदर आपकी मेमोरी का अमूमन एड्रेस स्टोर होता है। जिस तरह आप लिखा हुआ है कंटेन मेमोरी एड्रेस, क्या आपके मेमोरी एड्रेस पे जो है ये स्टोर करती है, या ये आपके मेमोरी एड्रेस पे कंसिस्ट करती है। आगे आपके पास फाइल इनपुट और आउटपुट आ जाता है।
फाइल इनपुट आउटपुट के अंदर हमने कुछ सीकिंग और टेलिंग फंक्शन की बात की थी। ये आपको क्या कहते हैं, ये आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपका प्रिपरेशन में आपके लिए वीडियो बना रहा था उसके अंदर ये आया हुआ था। इस थ्योरी को आप पढ़ लीजिएगा। इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी फाइल की जो लोकेशन है ना, अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो आप टेल जी और टेल पी पे काम करेंगे। ये आपके पास जो है लिखा हुआ है, ये चेक करें। लास्ट लाइन है जी कि अगर आपको अपनी फाइल की लोकेशन चाहिए कि मेमोरी में कहाँ स्टोर है, तो आप कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, टेल पी एंड टेल जी। इसी तरह से अगर आपने अपनी सीकिंग का मतलब ये होगा कि अगर आपको फाइल की आउटपुट चाहिए, फाइल को ओपन करना है, तो आप सीकिंग फंक्शन को वहाँ पर यूटिलाइज जो है वो कर रहे होते हैं। तो ये आपका 22 लेक्चर था जी। होपफुली आपका कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। यहाँ से आप कह सकते हैं कि आपका जो अमूमन जो है ना 50% डेटा 50% पेपर यहाँ से आ सकता है। होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। पार्ट 1 की जो आपको है ना वीडियो, वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। बाकी इंशाल्लाह पार्ट 2 एज सुन एज पॉसिबल आपके लिए अपलोड हो जाएगा। आप तमाम तो लोगों से एज यूजुअल रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नहीं हुआ तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।